हिमाचल प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीएसटी 2.0 सुधारों को बढ़ावा देने के लिए ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ रैली निकाली। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर 140 करोड़ भारतीयों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी 2.0 से आम लोगों को सीधे राहत मिलेगी और खाने पीने की वस्तुएं, किराने का सामान, कपड़े और जूते अब काफी सस्ते हो गए हैं। ठाकुर ने इसे आर्थिक सुधारों का नया अध्याय करार देते हुए जनसाधारण से इस अभियान को समर्थन देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को नवरात्रों का एक बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म जो है, उन्होंने खाने पीने के पदार्थों से लेकर किराना, कपड़े, जूते या घूमना फिरना, होटल में रहना हो, गाड़ी लेनी हो, स्कूटर लेना हो, सब में भारी कमी कीमतों में आई है। जीएसटी में बहुत कमी की, आपको नया मकान बनाना तो सीमेंट की बोरी में भी कमी जीएसटी के दाम के कारण, टैक्स के कारण हुई है। कुल मिला के औसतन परिवार का 20 से 27% खर्चा कम होगा, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने सीमेंट की बोरी पर दाम बढ़ाकर जनता को पर बोझ डाला है, और ये पहली बार नहीं है। कई बार पिछले 2.5-3 साल में कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे बार बार दाम बढ़ाए गए, चाहे वो पेट्रोल डीजल के हों या सीमेंट के हों। एक और केंद्र की मोदी सरकार जनता को कर कम करके राहत देती है, मदद करती है, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वो जनता को लूटने का काम करती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मतदाता बहिष्कार का जो मुद्दा उठाया है वह बेहद गंभीर है। राय ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं के चलते गरीब और आम जनता को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन लोगों को सूची से बाहर करने की बजाय शामिल किया जाना चाहिए। अजय राय ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज मानने और प्रभावित लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की मांग की। देखिए, बिहार में जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल जी ने उठाया है, जिस तरीके से वहाँ पर गरीब आदमी, आम आदमी को वोट देने से वंचित किया चुनाव आयोग ने, मैं समझता हूँ कि उनको वंचित नहीं करना चाहिए, उनको सबको उसमें जोड़ना चाहिए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश भी इनको दिया हुआ है कि आप आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में उसको मान्यता दें और उस पर लोगों का नाम जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, खास करके वो लोग जो गरीब हैं, जो सामान्य हैं, उनको स्थान मिलना चाहिए। और सभी लोग जिनका नाम गलत तरीके से काटा गया था, राजनीतिक विद्वेष की वजह से काटा गया था, उनका नाम उसमें जोड़ा जाए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सूरत में 40 नई अत्याधुनिक बसों का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने पर काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों में गुजरात के नागरिकों की सुविधा के लिए 2000 से अधिक नई बसें उपलब्ध कराई गई हैं। संघवी ने घोषणा की कि दिवाली से पहले 200 और बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। साथ ही अगले 10 दिनों में भी नई बसें सेवा में जुड़ेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य नागरिकों को समयबद्ध, सुरक्षित और किफायती परिवहन उपलब्ध कराना है। गुजरात राज्य के नागरिकों की सुविधा में 40 नई अत्याधुनिक बसों की शुरुआत सूरत शहर से की गई है। पिछले 2 साल में 2000 से ज्यादा नई बसेस राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में उपलब्ध करवाई गई है। दिवाली से पहले यानी अगले 10 दिन में 200 नई बसें ये राज्य की सुविधाओं के लिए उपलब्ध करवाने के लिए एसटी द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बस आने वाले 10 दिनों में और 200 बस लोगों की सुविधाओं में उपलब्ध की जाएगी। पिछले 2 साल में 2.25 लाख जितने नए यात्रियों को जोड़ने में एसटी को सफलता प्राप्त हुई है। ये अपने आप में आज तक का केवल 2 साल में जो पैसेंजर का बढ़ावा है वो परसेंटेज वाइज या नंबर वाइज पूरे देश में गुजरात राज्य प्रथम है, जिसने एसटी की सुविधाओं को प्रत्येक गांव में जो कनेक्शन थे उसमें बढ़ावा करके ये पैसेंजर्स को और बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है।
एसटी के पूरी टीम को एवं उनके परिवारजनों का मैं आभारी हूं, जो रात दिन एक करके राज्य के नागरिकों की सेवा में काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नागरिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके अनुभव से नई पीढ़ी दिशा पाती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बुजुर्गों के सम्मान, स्वास्थ्य और सुखद जीवन के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। धामी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने बुजुर्गों के सम्मान और सेवा में सदैव आगे रहें और उनके अनुभव से प्रेरणा लें। मैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर अपने सभी वृद्धजनों को सबको बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वृद्धजनों के कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बुजुर्गों के समस्त देखभाल से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर और 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों के लिए आयुष्मान भारत योजना, इलाज से लेकर सभी चीजें उनके लिए पूरा प्रावधान किया गया है, मुफ्त की गई है। और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्ध आश्रम भी बना रहे हैं, जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनको मानव संसाधन के लिए, उनके लिए कमी न पड़े उनकी देखभाल के लिए, इसलिए 150 से ज़्यादा मास्टर ट्रेनर हर जनपद में उनको प्रशिक्षित करने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है, जिससे कि समय पर उनकी देखभाल हो पाए, ठीक प्रकार से उनको मास्टर ट्रेनर भी मिल पाए। इसके अतिरिक्त उनके समग्र कल्याण के लिए मोतियाबिंद से लेकर जो बीमारियां हमारे बढ़ती उम्र के साथ होते हैं, उसका भी हमने निःशुल्क जो है 1300 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं उसे हम कर रहे हैं। बिहार में एसआईआर के बाद जारी हुई अंतिम मतदाता सूची पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वास्तविक मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और फर्जी नामों की समीक्षा कर उन्हें हटाना है। नकवी ने स्पष्ट किया कि ये कोई नई पहल नहीं है, बल्कि देश में चुनावी प्रक्रिया के आरंभ से ही मतदाता सूचियों की समीक्षा होती रही है। उन्होंने बताया कि समय समय पर आवश्यक सुधार किए जाते हैं ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव की पारदर्शिता मजबूत बनी रहे। जो देखिए, एसआईआर का जो मुख्य मकसद है वो जो बोनाफाइड वोटर हैं उनकी सुरक्षा करना और जो बोगस वोटर हैं उनकी समीक्षा करना और उनकी सफाई करना। और ये कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है। इस देश में जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत बार जो है वो जो मतदाता सूचियों की समीक्षा भी हुई है, उसमें परिवर्तन भी हुआ है, उसमें जो बोगस वोटर हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनको हटाया भी गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो बिना जनाधार के जागीरदारी करना चाहते हैं। उनका जो है वो जनाधार जो है वो आज भी जो है वो वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार आज भी एक्सीलेटर पर दिखाई पड़ रहा है। और उनको लगता है कि अगर वो बिना जनाधार के जनादेश के जुगाड़ में जीत जाएंगे, तो वो उनकी ये गलतफहमी है। इसलिए जो है वो जो भी इस तरह की अवैध मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रख करके और अवैध मतदाताओं की समीक्षा और सफाई को ध्यान में रखकर प्रक्रिया हुई है, उस पर आप जो है वो सवाल बवाल करने के में जो है अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय आप जो है वो जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में जाकर के जनादेश हासिल करिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वे कहते हैं, आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। इस शताब्दी वर्ष के दौरान देश भर के लोग आरएसएस और इसके लिए काम करते हुए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस संदर्भ में मेरा भी मानना है कि आरएसएस के संस्थापक को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे। इस शताब्दी वर्ष में सभी लोग अपने अपने हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे अंदर भी एक विचारधारा आई
कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक है परम आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार साहब, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए। मेरा ये विचार जरूर है कि ये पुरस्कार बहुत छोटा है उनके लिए, लेकिन जिस प्रकार से किसी महापुरुष के चरणों में जब हम फूल चढ़ाते हैं आदरांजलि के लिए, तो उस फूल की कीमत नहीं देखी जाती। उसी प्रकार से जो नमन और जो श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, अगर भारत रत्न देकर करेंगे तो ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी भावना के साथ मैंने राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखा है। वो पत्र हमारा पहुंच गया है, हमने क्लियर किया, और मेरा पूरा विश्वास है कि भारत सरकार परम आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार साहब को भारत रत्न से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर राजनीतिक बवाल छिड़ गया है। चिदंबरम ने कहा था कि 26/11 हमलों के बाद अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने से रोका गया था। इस पर भाजपा विधायक राम कदम ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिदंबरम की ये टिप्पणी कांग्रेस सरकारों की विफलताओं को स्वीकार करने जैसी है। कदम ने आरोप लगाया कि ये बयान कांग्रेस की अक्षमता और कमजोर नीतियों को उजागर करता है और पार्टी के लिए आईना साबित हुआ है। भाजपा ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। अध्यात्म में कहा गया है कि सच छुपता नहीं है, कभी न कभी वो सत्य बाहर आता है। खैर, श्रीमान चिदंबरम जी अब उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर है, पछतावा कहो या सच बोलने की उनकी अंदर की जिज्ञासा कहो, उन्होंने जो भी कुछ है देश और दुनिया के सामने सच्चाई बता दी कि किस प्रकार की कांग्रेस की सरकार निकम्मी थी। अब ये कांग्रेस को दर्पण हम नहीं दिखा रहे, कांग्रेस को आईना तो उनके शीर्षक से नेता दिखा रहे। अब क्या बोलेंगे राहुल गांधी? क्या जवाब है सोनिया गांधी जी के पास? उन्होंने देश के सामने घुटने टेक करके माफी मांगनी चाहिए। फर्क बिल्कुल स्पष्ट है। ये मोदी जी की सरकार है, दुश्मन मुल्क के घर में घुस करके मारती है, और वो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जो दबाव में आकर के घर पे छुप करके बैठती थी। तो इतना बड़ा ये बयान कांग्रेस को अपने आप में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इस प्रकार का बयान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हुए हमले ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रजापति की जान को गंभीर खतरा है और जेलों के अंदर लगातार बढ़ती हिंसा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा नेताओं ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि प्रजापति को तुरंत उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पार्टी ने इस मामले को कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया है। देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पे हमला हुआ, उनके परिवार ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, उनकी जान को खतरा भी है और उनका समुचित इलाज भी होना चाहिए, उनको सुरक्षा भी मिलना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने इस मांग को भी दोहराया है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए उन पर हमले की। ये गंभीर विषय है कि उत्तर प्रदेश में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जेल में लगातार हमले बढ़ रहे हैं, जेल में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग न बाहर सुरक्षित हैं न जेल में सुरक्षित हैं। इसलिए गायत्री प्रजापति जी के स्वास्थ्य को लेके हम समाजवादी पार्टी की चिंताएं हैं और उन पे हमले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस बात को कहा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी इस मांग को दोहराती है। और जिस तरह से कोई कहीं भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, जेल में सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, कोर्ट रूम में सुरक्षित नहीं है, लॉकअप में सुरक्षित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में आखिर आम आदमी या कोई कहाँ पे सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। जिस बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है, गायत्री प्रजापति जी पे उन पे हमला किया गया, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उनको समुचित सुरक्षा मिले, उनका समुचित इलाज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद विजय कुमार मल्होत्रा के निधन से दिल्ली सहित पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मल्होत्रा का जाना न केवल भाजपा के लिए बल्कि प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें विकास पुरुष के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने दिल्ली के विकास को नई दिशा दी।
गुप्ता ने कहा कि उनके नेतृत्व में राजधानी ने प्रगति और आत्मविश्वास हासिल किया। उनका निधन एक युग का अंत है, लेकिन उनकी प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। विजय कुमार मल्होत्रा जी का हम सबके बीच में से जाना सच में ना केवल भारतीय जनता पार्टी का बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता का अपना एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उनका कार्यकर्ताओं के साथ लगाव, पार्टी के साथ संबंध और समाज को आगे ले जाने की उनके अंदर जो भावना थी, एक विकास पुरुष के रूप में उन्होंने दिल्ली के हर एक काम को, हर एक प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाया। वर्षों से राजनीति में रहते हुए हमेशा दिल्ली के विकास की चिंता उन्होंने की और अपने आप में एक ऐसा स्तंभ संगठन का जिसने पार्टी को आगे ले जाने के लिए अपने जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण लगाया। मैं ये समझती हूँ कि आज उनका जाना एक युग की समाप्ति दिखाता है और उनके रहते हुए दिल्ली ने जितनी तरक्की की, जितना दिल्ली का आत्मविश्वास बढ़ा, वो बहुत हम सबके लिए यादगार रहेगा। वो हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे और उनका जीवन हमेशा हमें प्रेरणा देने वाला रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तिवारी ने संगठन के समर्पण, अनुशासन और देशभक्ति की सराहना करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आरएसएस ने अपने आदर्शों और मूल्यों से देश को मजबूत सामाजिक आधार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पूरे होने का ये अवसर केवल आरएसएस ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। कि 100 वर्ष तक पहुंचना और 100 वर्ष के बाद भी किसी संगठन के लिए ऐसा लगना कि अभी 1000 वर्ष इसी ऊर्जा से चलना है, मैं समझता हूं ये बहुत विशेष है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जितनी साजिशें हुई हैं, उन पे जितने हमले हुए हैं, उसके बाद आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रियता के शिखर में पूरी दुनिया में एक बड़े ऊंचे स्थान पे बैठे भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्वयं संघ का 100 वर्ष पे सम्मान करना, उनके डाक टिकट निकालना, उनका सिक्का निकालना, पहली बार भारत माता की छवि देना, मैं समझता हूं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मूल उद्देश्य था इस देश के लिए, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, उसको एक बहुत सुखद सम्मान है हम जैसे लोगों के लिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।